जैन समाज वाले लगातार मुझसे संपर्क करके कहने लगे कि 35 विधायक 35 सांसदों के अंदर एक भी जैन समाज का सांसद नहीं है। देवरानी जी मेरे से बड़े ही होंगे या बराबरी के होंगे, तो देवरानी जी अपना काम कर रहे हैं। अजमेर लोकसभा के लिए युवा पीढ़ी के साथ साथ अनुभवी बीजेपी की पहली पीढ़ी के नेता भी कतार में है। भले ही बीजेपी संसदीय बोर्ड में 75 वर्ष की आयु के पार के नेताओं को टिकट नहीं देने का फैसला किया हो, लेकिन अनुभवी नेताओं को टिकट मिलने की पूरी आशा है। अजमेर यूआईटी के पूर्व चेयरमैन धर्मेश जैन ने भी अपनी दावेदारी अजमेर लोकसभा के लिए ठोक दी है। धर्मेश जैन ने अजमेर दौरे पर आई राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी के समक्ष अपनी दावेदारी की है। धर्मेश जैन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहते हुए पंचायत स्तर के अध्यापक रहे हैं। 1967 में गोरक्षा आंदोलन में सक्रियता के चलते तत्कालीन कांग्रेस सरकार के निशाने पर आ गए थे और उन्हें सस्पेंड होना पड़ा। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय से भी जैन का जुड़ाव रहा है। धर्मेश जैन होटल, रेस्टोरेंट, शूटिंग शर्टिंग शोरूम के व्यवसायी हैं। 1975 में धर्मेश जैन लोकतांत्रिक युवा मोर्चा में संयुक्त अजमेर के जिलाध्यक्ष रहे हैं। इमरजेंसी में पार्टी की गतिविधियों को सुचारू रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 बीजेपी स्थापना काल के समय अजमेर शहर के पहले बीजेपी महामंत्री बने। प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहे हैं। मार्च 2006 में यूआईटी अजमेर के चेयरमैन बने। 2008 में कथित सीडी प्रकरण के चलते उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। धर्मेश जैन लगातार अजमेर उत्तर व पश्चिम से विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं। अब धर्मेश जैन 2024 में अजमेर लोकसभा से बीजेपी की टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। वर्तमान में धर्मेश जैन बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं। धर्मेश जैन से उनकी दावेदारी को लेकर मरुधरा टुडे के चुनावी दंगल कार्यक्रम में सवाल जवाब करेगी मरुधरा टुडे के संपादक सहर। नमस्कार धर्मेश जी, स्वागत है आपका हमारे मरुधरा टुडे के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में। धन्यवाद। बीजेपी आपको लोकसभा के लिए टिकट देती है चुनाव के लिए, तो आपकी सबसे पहले क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मेरी प्राथमिकताएं रहेगी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना, उनकी क्रियान्विति को सुनिश्चित करना और देश में जो उनका विजन है 1947 में भारत कैसा होगा, 2047 में भारत कैसा होगा, उस विजन के आधार पर देश की नीतियों को आगे बढ़ाना। इसके अलावा साथ ही राजस्थान पर फोकस करते हुए, राजस्थान का हृदय स्थल अजमेर है। अजमेर में अभी बहुत कुछ संभावना है, इतनी संभावना है कि अजमेर को जो रूप मिलना चाहिए, स्वरूप मिलना चाहिए, वो आज तक मिला नहीं है। उसके लिए प्रभावी तरीके से अपनी बात को पहुंचाना और केंद्र सरकार को आधार बनाकर अजमेर कैसे एक मॉडल, क्योंकि किसी ज़माने में अजमेर राज्य की कल्पना थी। अजमेर मेवाड़ा जब था ये और राजस्थान में विलय हुआ, उसके बाद अजमेर को कई सौगातें देने का प्रयास किया गया था, जैसे रेवेन्यू बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। तो इस प्रकार, लेकिन अजमेर का हक अभी भी जो होना चाहिए था वो नहीं। आज पानी की समस्या, मैंने 1998 के अंदर इसके लिए आंदोलन किया, क्रमिक अनशन किया एक महीने तक। 101 लोगों से स्टार्ट किया हमने, लगातार करते रहे। पानी की समस्या आज तक सुलझ नहीं पाई। स्मार्ट सिटी का पैसा जैसे भी आया, केंद्र का पैसा आया, और एक भी काम ऐसा स्मार्ट सिटी में नहीं हुआ जिसकी तारीफ की जाए। तो ये सब चीज़ें जनप्रतिनिधियों को देखने की आवश्यकता होती है। और अधिकारी मैं तो समझता हूँ कि राजनेताओं को तो बदनाम किया जाता है, नहीं, अधिकारी जो मनमानी करते हैं, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करके और उन पर नियंत्रण नहीं रहता है, उसके कारण अजमेर में भी बहुत संभावना है, जिले में संभावनाएं हैं। कई ऐसी समस्याएं हैं जिनके समाधान की आवश्यकता है केंद्र के सहयोग से। तारागढ़ का विकास कैसे हो, पुष्कर का विकास कैसे हो, पुष्कर एक धार्मिक पर्यटन का हब कैसे बने। क्योंकि देखिए, अजमेर और पुष्कर, मैंने कल ही दिया जी से डिमांड की है कि आप कम से कम अजमेर को और पुष्कर को बीच में जो पहाड़ी है, अब कई बार बातें चली सुरंग ये वो, लेकिन इसको इन्हीं 4 लेन के रूप में विकसित कर लिया जाए, घाटी को चौड़ा करके।
कि मैंने सारी सर्वे करवाई हुई है, इसमें वन विभाग का कोई अड़चन नहीं है किसी तरह की भी। ये फोन लेना आता है तो अजमेर और पुष्कर का इतना बड़ा विकास हो जाएगा। आज पुष्कर एक हब बन गया है, अच्छे से सेलिब्रिटी पुष्कर में आकर शादियाँ कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शादी की, तो पुष्कर में बहुत संभावना है, अजमेर में बहुत संभावना है। उन सबको विकसित करना जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व आपकी पार्टी युवाओं को आगे लाने की बात करती है। राजस्थान मध्य प्रदेश में भी सीएम के नए चेहरे आए हैं, आपको टिकट क्यों दिया गया, किस आधार पर दिया? नहीं, देखिए, नए चेहरों को लाना एक मकसद है, लेकिन नए चेहरों के साथ ही अनुभव नहीं होगा। अनुभव व्यक्ति यदि अपने अनुभव को नए चेहरों को देंगे नहीं, तो नए चेहरे तो नए नए आते हैं। इन दिनों में देख रहा हूँ IAS आते हैं नए नए, मकसद उनका कुछ होता है, करते कुछ हैं। अनुभवी व्यक्ति हो, अजमेर का ले लीजिए। स्मार्ट सिटी में मैंने जब राय दी थी, सुझाव दिया था कि एलिवेटेड रोड का नक्शा गलत है और इसके कारण शहर जाम में फंस जाएगा। आज भुगत रहा शहर, ध्यान दिया नहीं गया। तो अनुभव अपनी जगह है, युवाओं का उपयोग किया जा सकता है, युवाओं को जोड़ाया जा सकता है, युवा अधिकारियों का विजन के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। आपने देखा होगा मेरा कार्यकाल, 2 साल के कार्यकाल में अजमेर की जो कायाकल्प की है, एक कल्पना थी मेरे दिमाग में अजमेर के प्रति। और आज भी अधिकारी आता है, मास्टर प्लान के साथ छेड़छाड़ कर लेता है, कोई सेक्टर प्लान बना देता है, और जो होना चाहिए वो नहीं होता है। एलिवेटेड रोड के कारण आज जो स्थिति हुई है, मैंने सुझाव दिया था कि जहाँ ये भुजा उतर रही है वहीं से इस भुजा को चढ़ा दिया जाए, और कैसरगंज में जो भुजा उतरने और चढ़ने वाली है उसको एक को गवर्नमेंट कॉलेज ले जाया जाए, दूसरे को नसीराबाद ले जाया जाए। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। ये आज के मैं तो समझता हूँ कि कई ऐसे चेहरे हैं, नए चेहरे, उनके दिमाग में ही नहीं आती कल्पना। आते हैं और कैसे जुगाड़ किया जाए, पैसे जेब में रखे जाए। अधिकारियों की भी ये स्थिति है, कमीशनबाजी। आज एक भी काम स्मार्ट सिटी में नहीं ऐसा हुआ जिसकी अजमेर शहर तारीफ करे, ये मेरा आरोप है। और हमने NGT में जाकर, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े, अनाथनगर बचाओ समिति के नाम पे, हमने तोड़वाने का दे दिए, मनमानी। आज अजमेर को सिकुड़ते हुए, और आज आप देखिए अनाथनगर की स्थिति हुई है। ये जलकुंभी तो छोटी बात है, लेकिन छोटे से छोटा आप करते जा रहे हो, उसके कारण जो समस्या हो रही है, पानी निकलने की जगह तो है यार, आपने जो परात थी उसको कटोरा बना दिया। तो कई ऐसी बातें जो अनुभव से होती है, और अनुभव का अपनी जगह महत्व है, युवाओं का अपनी जगह महत्व है। आज मोदी जी आज 73 के हैं, क्या मोदी जी अधिक उम्र के हो जाएंगे तो उनका अनुभव का लाभ नहीं लेना चाहिए लोगों को। वर्तमान सांसद भागीरथ चौधरी के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, भागीरथ जी ने अपना प्रयास किया है, अपना काम किया है, और केंद्र की सरकार के बीच में सेतु का काम किया है उन्होंने। वंदे भारत ट्रेन जो अजमेर नहीं आने वाली थी उसको लिया है, और सांसद का काम भी यही है। भागीरथ जी ने भी अच्छे काम किए हैं। अब संतुष्टि की बात है, सबका अपना अपना विजन होता है। उनका विजन किस रंग का रहा, लेकिन उनका विजन अपनी जगह है। हर सांसद का अपना अपना विजन होता है। मेरे में अपनी विशेषता है, उनमें उनकी विशेषता थी। राजा सिंह जी रावत, आपको सुनकर खुशी होगी कि मैं जब भीम में अध्यापक था, मेरा बैकग्राउंड सही नहीं है तो बता देता हूँ, मैं एक टीचर था, सरकारी नौकरी में था। मेरा RSS के कारण ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैं नौकरी छोड़कर अजमेर में आया, 10 साल की मेरी नौकरी भी थी। अजमेर आया, उस समय राजा सिंह जी रावत, क्यों मैं भीम में RSS का तहसील कार्यवाह था, वहाँ पर राजा सिंह जी कांग्रेस से भी चुनाव लड़े, नई दिल्ली भी चुनाव लड़े, और हमने समर्थन दिया जनसंघ ने, तो भी चुनाव लड़े, और तीनों बारों हार गए। अजमेर में मैं आया, व्यापारी बना। कुछ दिनों बाद हमने बैठ कर चिंतन किया कि सामाजिक ढांचा ऐसा है कि समाज का व्यक्ति भी होना चाहिए। आज भागीरथ जी जाट के आधार पर आए, राजा सिंह जी रावत ब्यावर और अजमेर एक, भीम और
डावर राउत बावली था, पुष्कर में भी राउत है, तो हमको एक राउत चेहरे की जरूरत थी। उस समय मैं महामंत्री था पार्टी का, ओंकार सिंह जी लखावत थे, हमारे भवनलाल शर्मा थे, रतनलाल जी यादव थे। हम बैठ के विचार किया कि हमको कोई रावत चेहरा ढूंढना चाहिए जो सौम्य हो, सरल हो, अच्छा चेहरा हो और जिनके कारण हम पार्टी को जिता सके। मैं उनके पास गया था, राज सिंह के पास, नमस्कार की, मेरी इज्जत करते थे काफ़ी, मेरी जो दुकान थी वहाँ आकर बैठते थे, कई बार चाय पीते थे साथ, विचारधारा भी हमारी एक दूसरे की मिली। तो मेरे को भेजा गया कि राज सिंह जी से बात कौन करेगा। मैंने कहा मैं बात करूँगा, मेरा अच्छा संपर्क उनसे। जाकर कहा, मैंने कहा जी हमारी इच्छा आपको सांसद बनाने की है। तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं तो 3 बार चुनाव लड़ चुका, कैसे करूँगा, मेरे पास तो कर्जा है, अब सांसद कैसे बनाओगे, मेरे को तो वो गदगद हो गए। मैंने कहा आपको एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, पार्टी आपको खड़ा करेगी और पार्टी जिताएगी। और पार्टी ने मिल के एक समाज को भी महत्व मिला। उसके बाद से रावत समाज में हमारे साथ जुड़ गया। बाघेल जी के कारण जाट समाज जुड़ा हमारे पास, अपने सांवरलाल जी जाट से, उनके कारण। तो समाजों को अपना महत्व है, हर समाज अपेक्षा रखता है कि हमारे समाज को महत्व मिले। वैश्य समुदाय अजमेर लोकसभा को लेकर क्या समीकरण? एक्चुअली इस बार मैंने जो टिकट की डिमांड की है उसके पीछे वैश्य समाज का आग्रह है और मेरे कार्यकर्ताओं का आग्रह है। मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा साधारण कार्यकर्ता रहा हूँ और हर पद पे काम किया मैंने। मैं ये कह सकता हूँ कि एक बार ऐसा चेहरा रहा हूँ जिसने पार्टी को यहाँ खड़ा किया। रतनलाल जी यादव को उसमें चेयरमैन बनाया, बहुत अच्छा काम चला उनका। पार्टी के हर पद पर रहा मैं। युवा मोर्चे का 75 में मैं राजनीति में भेजा गया, आते क्यों में मेरा बैकग्राउंड आरएसएस का है, तो मैंने आरएसएस में काम किया 2 साल तक। फिर इमरजेंसी लगी तो मुझे आदेश हुआ कि आपको, उस समय हमारे एक विभाग विधायक थे माननीय धर्मराज जी और सोनी जी, तो उन्होंने कहा कि बैठ के विचार किया, क्योंकि मैं शिक्षक संघ का 10 साल तक अध्यक्ष रहा था वहाँ और संघर्ष करना मेरे उसमें आदत में है, अन्याय के विरुद्ध बोलना मेरी आदत में है। तो मुझे बुलाया गया कि आपको राजनीति में भेज रहे हैं। लोकतांत्रिक युवा मोर्चा बना था उस समय, अजमेर जिला पूरा एक था, उसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके बाद अधिवेशन में हम ट्रेन लेकर गए यहाँ से। ट्रेन लेने आने के बाद वापस जब आए तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे शहर का महामंत्री बनाया। फिर सभी पदों पर रहा मैं, कोषाध्यक्ष भी रहा मैं, उपाध्यक्ष भी रहा परसों तक। तो युवा मोर्चे से राजनीति, और यहाँ पर विद्यार्थी परिषद वाले आते थे कार्यकर्ता हमारे पास, उनको आर्थिक सहयोग दिलवाना, देना और आगे बढ़ाने का काम किया। तो संगठन में काम करने के कारण, और मैं संगठन में, मेरी गुटबाजी में कभी विश्वास नहीं है। संगठन सर्वोपरि, कोई कार्यकर्ता यदि नाराज है तो उसकी नाराजगी दूर करना, अच्छाई उसमें है तो उसकी अच्छाई को उजागर करना, और कमी यदि कोई है तो कान में जाकर कहना उसको, भैया ये थोड़ा सुधार कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो कुल मिलाकर समाज का भी, जैन समाज वाले लगातार मुझसे संपर्क करके कहने लगे कि 35 सांसदों के अंदर एक भी जैन समाज का सांसद नहीं है, जबकि वैश्य समाज के अंदर दूसरी जाति भी आती है। मैसूरी समाज से भिलवाड़ा से आते हैं, कोटा से आते हैं, अग्रवाल समाज को रामदास जी के समय से महत्व मिलता रहा है, लेकिन जैन समाज को पिछले 25-30 साल से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था। तो क्योंकि मैं जैन समाज का अध्यक्ष भी हूँ, उसके नाते भी फिर कार्यकर्ताओं का बड़ा आग्रह है कि भाई साहब आपको अनुभव है, आपको आना चाहिए आगे और सांसद का टिकट मांगना चाहिए। मैं मांग गया। रमेश जी, लगता कि कहीं ना कहीं आपकी उम्र टिकट में बाधा बन सकती है? ऐसा है, मैंने उदाहरण दिया आपको, मोदी जी आज 73 के हैं, 5 साल बाद वो भी 78 के हो जाएंगे, तो क्या काम में उनकी उम्र बाधा होगी? वैसे उम्र का मैं समझता हूँ कि अच्छे व्यक्ति की उम्र नहीं होती है,
और उम्र किसी की हो जाती है। आज मेरे साथ काम करने वाले व्यक्ति गुलाब चंद जी कटारिया असम के राज्यपाल बने, उनका अनुभव से वहाँ लाभ मिल रहा है। देवरानी जी मेरे से बड़े ही होंगे या बराबरी के होंगे, तो देवरानी जी अपना काम कर रहे हैं। मैं भगवान की कृपा से और आरएसएस की कृपा से खूब खेले, आज न बीपी न शुगर और न घुटना है, कोई कमी नहीं है शरीर में, और स्मरण शक्ति में कोई कमी नहीं है। आज भी मेरी दिनचर्या है, कोई बुरे शौक नहीं है अपने पास, कोई घुटते नहीं रहता हूँ। केवल अभी आपके बात कर रही थी, काली मिर्च जरूर मुँह में डाल दी मैंने। आप यूआईटी चेयरपर्सन भी रहे हैं, उस दौरान आपकी कोई विशेष उपलब्धि? मैं ये कह सकता हूँ कि मैं यूआईटी चेयरमैन बना 2006 में, और मुझे मात्र 2 साल का कार्यकाल मिला। अब मेरा विजन समझ लीजिए, मेरा अनुभव समझ लीजिए, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, क्षेत्र नहीं है, चाहे नगर के विस्तार की दृष्टि से मैंने पृथ्वीराज नगर योजना बनाई, डीडीपुरम योजना का शिलान्यास करवा दिया, वे अपने गरीब तबके के लिए जिसमें एक स्कीम चली थी वाल्मीकि अंबेडकर योजना, उसके अंदर मैंने मात्र 20,000 के अंदर मकान बनाकर लगभग 100 से ज़्यादा मकान लोगों को कब्जे दे दिए, सौंप दिए उद्घाटन के साथ। एक आपको बता देता हूँ, एलिवेटेड रोड का मुकाबला मेयो कॉलेज में होनी हुई जो आरोपी है वो मेरे कार्यकाल की है। वहाँ हमने मेयो कॉलेज से भी ज़मीन ली, रेलवे से भी ज़मीन ली, और एक पारसी परिवार था उससे भी ज़मीन ली, एक 1000 साइकिल वाली ज़मीन भी ली, और इक्विटी से लगाकर उद्घाटन तक 2 साल में काम पूरा कर दिया। शहर की 22 सड़कों को मैंने डिवाइडर लगाकर जो चौड़ा किया है वो आपके सामने है, शहर के सामने है। जयनगर हॉस्पिटल के अंदर लगभग 15 करोड़ रुपए का काम करवाया, जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो काम कराया मैंने। उपलब्धि के नाम पर 40 पार्कों को मैंने व्यवस्थित किया, उनमें झूले लगवाए, उनको विकसित किया, पेड़ पौधे लगाए, और शहर में हरियाली की कमी थी तो 3 साल के लिए रखरखाव के साथ मैंने ठेका दिया पेड़ों का, क्योंकि आज वृक्षारोपण तो करते हैं हम, लेकिन 95% पेड़ पौधे समाप्त हो जाते हैं, उनकी देखरेख होती नहीं है। मैंने ठेके के साथ उसको लगाए, आज शहर में आपको हरियाली दिख रही है, वो पेड़ आज बड़े हो गए। आपका निजामाबाद रोड ले लीजिएगा, आपने यदि उस समय देखा हो निजामाबाद रोड को या जयपुर रोड को देखा हो, उनको विकसित करके ये काम किया। मैंने अपने टाइम में जो स्मारक बनाए, चाहे महाराणा प्रताप स्मारक, आज मेला लगता है वहाँ पर, जो जगह चुनी हमने, आज जलकारी स्मारक एक नया उसका डेवलपमेंट उधर हो गया, वो वहाँ का एक आकर्षण का केंद्र हो गया। दारसेन स्मारक का विकास और करके और दारसेन जी को अच्छे घोड़े पर बिठाकर दारसेन जी की मूर्ति लगा दी, चामुंडा माता मंदिर तक रोड को पहुँचाने का काम किया। जो नजर आया, कोई काम ऐसा नहीं। अनाथालय के लिए पहला पैसा केंद्र सरकार से मिला है, जेल संरक्षण के नाम पर। तो विजन ही नहीं है हाथ में, और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ हमने काम नहीं किया हो। आज लोग याद करते हैं, कई लोग उस समय किसी को प्लॉट दे दिया हमने और विवाद था उसके अंदर, मैंने कहा भाई ये क्यों लड़े उसके लिए, इनको दूसरा प्लॉट दो। तो जो जो मुझे दिखता था, ये तो आपको थोड़ी सी उदाहरण दी है, बाकी भगवान की कृपा से और स्वामी विवेकानंद मैंने जो छोड़ा वही है। मेरे बाद इस शहर में जो 2 चेयरमैन बनाए, उनकी उपलब्धियाँ आप देख लीजिएगा। मेरी उपलब्धियाँ आपको 500 गिना सकता हूँ मैं, आप लिखने से थक जाएंगे तो आपको दिखता भी होगा शहर में, और बच्चे याद करते हैं लोग बात कि आपके टाइम में खूब काम हुआ। तो कहने का मतलब ये है, ये आपकी मार्टिन ब्रिज की 3री भुजा ये हमने उतारी उस समय। तो कोई जो ध्यान में आया और जो कार्यकर्ता काम लेकर आए, मैंने बिना भत्ते के, बल्कि चाय भी मैं पिलाता था, अपने जेब की पिलाता था,
अपने होटल से मैं पाउच मंगाता था, चाय पिलाता था, दूध का पैसा मैं हमारे जो सहायक कर्मचारी थे उनको दे देता था पैसे। कहने का मतलब है कि मैंने 18 घंटे काम किया है। जैसे मोदी जी आज काम करे, मैंने 18 घंटे काम किया है। उसके कारण अजमेर आज 2 साल के अंदर, मेरे को हालांकि अपना मार्केटिंग करना नहीं आता है, लेकिन अजमेर की जनता ने मेरी मार्केटिंग की है। और अजमेर के बच्चे बच्चे के ऊपर ये है कि धर्मेंद्र जी के कार्यकाल में बहुत बड़ा काम हुआ। आप एक सड़क बताता हूँ आपको, जिसकी कल्पना नहीं थी किसी को। बाबर रोड को निजामाबाद रोड से जोड़ने वाली नारीशाला वाली रोड, मैंने उसको सीमेंटेड बना दी। अब वो कभी टूटती नहीं है। वहाँ के जो रहते हैं उनको पूछो आप क्या स्थिति थी पहले। तो विजन यदि आदमी में है तो हर क्षेत्र में काम किया जा सकता है। आपके चंद्रोदय नगर ले लो, पहाड़गंज से लगाकर चंद्रोदय को जोड़ने वाली सड़क ले लो, 100 फुट चौड़ी कर दी और अच्छी बनी, तो लोग वो तेज़ से जाने लगे। हमको स्पीड ब्रेकर लगाने पड़े। और गुणवत्ता की दृष्टि से मेरे काम का एक उदाहरण देता हूँ आपको। मार्केट अपने राय साइकिल वाले अपने मेरे को वाला जो आरोपी है, उसके ऊपर 16 साल में काली नहीं लगी है। तो मैंने भगवान की कृपा से मैं जो कुछ हूँ आज 50 साल के कारण हूँ, एक अध्यापक यहाँ तक पहुँचा है। काम करो, ईमानदारी से काम करो, भगवान आपका सहयोग करता है। आज कोई कमी नहीं है, बच्चे अपना व्यवहार कर रहे हैं, मैं संतुष्ट हूँ। राजनीति मेरा पैसा नहीं है, राजनीति मेरी सेवा है। बहुत ही अच्छे आपके सवालों के जवाब। आपके अलावा कौन कौन बीजेपी से मजबूत दावेदार हैं? 2 या 3 के नाम बताइए। ना मुझे, मैं तो अखबार में आज पढ़े हैं। हमारे पोखरा जी पहाड़िया ने भी टिकट मांगा है, जो अखबार पढ़ा मैंने आज। बीपी सारस्वत जी है, उन्होंने भी शायद मांगा हमारे। और बाकी तो एक जाति के आधार पर बढ़ाना जी मांग दिया, सही था। ऐसा 4 नाम पढ़े मैंने तो। और मेरा नाम एक अखबार में छपा है कि मैंने तो दिया कुमारी जी को साफ कहा मैंने। मैं कहा जी मैं अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अनुभव का लाभ शहर को मिले, जिले को मिले, देश को मिले। कि मोदी जी मेरे आइडियल है और मोदी जी के साथ सौभाग्य भी मिला मुझे। सन 2000 में मेरी कार में बिठाकर पुष्कर ले जाने का सौभाग्य मिला मुझे। 24 घंटे उनके साथ रहे और उस समय उनका विजन देखा हमने, जो उन्होंने भाषण दिया था। उस समय तो पार्टी में कुछ महामंत्री थे खाली वो, लेकिन आज देश उनके नेतृत्व में जो आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मोदी जी तो आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। और अच्छे लोग इस समय चाहिए, अच्छे लोग जा रहे हैं चुनकर, और अच्छे लोगों की देश को ज़रूरत है और काम करने वालों की ज़रूरत है। और काम करने में मेरा मानना है कि उम्र कोई बाधा नहीं बनती है। उनके अनुभव का लाभ आने वाली पीढ़ी को मिलना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी भी अच्छे काम के लिए प्रेरित हो। आपकी दावेदारी का प्रमुख आधार क्या है? आपका वैश्य समुदाय से आना है या फिर जनसंघ के ज़माने में किया हुआ काम? मेरे तो कार्यकर्ता के नेता किए हुए काम और जो भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनकी भावना, और जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर जो उपेक्षित समाज है वो भी है। वैश्य समाज ने दावेदारी मेरे लिए की है, तो वैश्य समाज का मैं घटक हूँ। और वैश्य समाज में जैन समाज सबसे बड़ा है, तो जैन समाज के नाते भी, क्योंकि जैन समाज का भी प्रतिनिधित्व तो राजस्थान में नहीं के बराबर है, वो मिलना चाहिए, इसलिए मैंने एक डिमांड की है। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की क्या क्या समस्या, विशेष समस्या? नहीं, यहाँ तो समस्याओं का समाधान तो धीरे धीरे मोदी जी की सरकार में हो रहा है। यहाँ का सुनियोजित विकास कैसे हो एक तो, और यहाँ इंडस्ट्री का हब कैसे बने, क्योंकि केवल दरगाह शरीफ और पुष्कर के आधार पर अजमेर को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हालांकि बहुत बड़ा आधार है, लेकिन यहाँ पर कोई इंडस्ट्री आए। आज रेलवे की स्थिति, रेलवे का इतना बड़ा कारखाना अजमेर में होते हुए ज़मीनें पड़ी है, रेलवे अपनी ज़मीनों को बेच रहा है, तो रेलवे का बहुत बड़ा एक आधार बना है अजमेर में। और यहाँ पर क्योंकि अजमेर हिंदुस्तान के केंद्र में है, तो रेलवे की जितनी योजनाएं आ सकती है वो योजना आने का हम वैसे ही प्रयास करेंगे। लेकिन प्राथमिकता में ये रहेगा कि रेलवे का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अजमेर बने, तो अजमेर की ज़मीन पे
आधी ज़मीन तो रेलवे के पास या डीएवी के पास या इस प्रकार की संस्थाओं के पास है। आज आप देखिएगा, अब ये भी आपको कहूँगा, आगे आप जरूर उठाइएगा कि दीपक नगर योजना को ख़त्म करने के लिए माफिया सक्रिय हो रहा है और हमारे तत्कालीन एटीए चेयरमैन ने एक प्रस्ताव बना के भेजा, हालांकि उसको स्वीकार नहीं किया सरकार ने। मेरा विरोध है। दीपक नगर योजना जयपुर रोड की जो मेन योजना है उसको विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि वही शहर में आने का एंट्रेंस है। आधा राजस्थान इधर से आता है, आधे से ज़्यादा राजस्थान इधर से आता है, तो इसको विकसित करना चाहिए। दीपक नगर योजना को सरकार नहीं बनाए। आज में मेरा मानना है कि वहाँ इतना धन मिलेगा संस्थाओं को कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये मेरा विजन है, मुझे जानकारी है इसकी। मैं तो कई बार कहता हूँ कि जैसे गठाधन कहाँ पड़ा है पूछते हैं लोग, तो मैं कहता हूँ गठाधन तो अजमेर में बहुत पड़ा है। दिखने वालों को दिखना चाहिए कि वो धन कैसे निकालना। तो संभावना अजमेर बहुत है। अजमेर को विकसित करने के लिए अजमेर तो विकसित होगा आगे जाकर। मैं समझता हूँ कि नशे खिजरगढ़ और अजमेर तो एक होने वाले हैं थोड़े दिन बाद। तो अजमेर के अंदर तो विजन में कोई कमी नहीं है, काम में की बहुत संभावना है। धर्मेश जी, मरुधर टुडे के माध्यम से अजमेर लोकसभा क्षेत्र के वोटरों को आपको संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है आप, इसी प्रकार करते रहे। और मैं तो एक ही बात कहूँगा आपको भी कि जनहित में काम करें और शहर की समस्याओं को जो आप उठा रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, आप करते रहें। और मैंने 2-3 आपको बताइए, इनकी तय में जाइएगा आप। दीपक नगर योजना क्यों खत्म होनी चाहिए? आपका जी मोड़ वाला जो एरिया है या जो नो कंटेनर में किस आधार पर इन्होंने लिया है, अब अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। अब एलिवेटेड रोड की गलती आप देखिएगा, जिन्होंने 1 वे किया है आरपीएससी से, अब उन्होंने अधिकार ने आकर 2 वे कर दिया। अरे भाई क्यों? इसका मतलब नक्शे में कमियाँ हैं ना आपके, तो नक्शे की कमियाँ अपने आप उनको दिख रही है। तो आपका चैनल इसी प्रकार जन समस्याओं के लिए काम करता रहे और ईमानदारी से आप आगे बढ़ें और आपका चैनल अधिक से अधिक ऊंचाइयों को छुए। मैं तो यही कहूँगा। और जनता की सेवा इस माध्यम से आप जितनी करें, अजमेर में उनकी ज़रूरत है। हर अच्छे व्यक्ति की अजमेर में ज़रूरत है। धन्यवाद धर्मेश जी, आपका मरुधर टुडे की ओर से शुभकामनाएं। आपको टिकट मिले और आप जीत कर अजमेर में विकास में अपना योगदान दें। दर्शकों, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फिर मिलेगी चुनावी दंगल में अजमेर लोकसभा के किसी नए दावेदार के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए मरुधर टुडे। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधर टुडे। मरुधर टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।